आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कृषि का नियोजन। नियोजन का मतलब प्लान। हम सारे किसान या पूरा देश या पूरा संसार अपने जीवन के में जितने भी काम होते हैं उनका एक प्लान बनाता है। खेती के साथ क्या हो रहा है कि खेती का प्लान हमको बना के कोई देता है। देश के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर, जिला के लेवल पर, मतलब कहा जाता है कि आप ऐसा करिए, ऐसी फसलें बोइए, इतनी खादें डालिए, और अगर कोई कीड़ा लग जाए तो इस दवा का इस्तेमाल करिए, अगर कोई बीमारी लग जाए तो इस फफूंदनाशक का इस्तेमाल करिए, खरपतवार अगर आए तो इस खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग करिए। एक ही डंडे से सारे किसानों को हाँका जा रहा है, भेड़ बकरियों की तरह। तो खेती के नियोजन में मैं फिर बोलूँगा कि एक किसान को जब वो अपना खेती का प्लान बनाए तो अपनी जमीन को देख कर के प्लान बनाए, क्योंकि खेती कहाँ करेंगे? खेती हम कहाँ करते हैं? देखिए, खेती हम भूमि में करते हैं। आपकी एक भूमि का टुकड़ा है, ये आपका खेत है। इसको बोलते हैं खेत है, ये 1 हेक्टेयर है। अब एक गांव, एक जिला, एक प्रदेश के किसान जब खेती करते हैं तो एक ढर्रे पर करते हैं। खेती का प्लान का मतलब होता है, प्लान अगर मेरा सही है तो किसान को कभी घाटा, और अगर प्लान गड़बड़ हो गया तो किसान का भी घाटा है और प्रकृति का भी घाटा है। देखिए आप कैसे, ये 1 हेक्टेयर जमीन है किसी की, हमें इसमें देखना है इसकी भूमि कैसी है, भूमि का प्रकार। बलुई है, दोमट है, काली है। मोटा मोटा बता रहा हूँ, 3 प्रकार की मिट्टियां हैं। बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है और काली मिट्टी है। फिर देखना है स्लोप, ढाल। समतल है या 1% ढाल है या 3% ढाल है। फिर देखना है पानी, क्योंकि आप सिंचाई भी करेंगे। तो नहर है, जलाशय है, बोरिंग है, और बोरिंग है अगर तो पानी कितना, भूगर्भ जल स्तर कितना है। इसके बाद ये जमीन मेरी बलुई है, दोमट है, काली है। इस जमीन में ह्यूमस, जीवांश कार्बन, ह्यूमस परसेंट कितना है? 0.2% है, 0.3% है, 0.5% है, 0.8% है या 1% है। अभी देखना क्या हुआ खेती में। जैसे अभी आपने कहा कि हम जैविक खेती करते हैं साहब, हमने पूछा क्या करते हो, बोले एक तो पहला काम तो ये करते हैं, गर्मी की जुताई करते हैं। हम आपको सारे एग्जाम्पल देंगे। आपकी मिट्टी दोमट है या बलुई है या काली है, लेकिन ढाल है 1% या 3%।
और खेत की जो मेड़ है, मेड़ नहीं है, खेत की मेड़ नहीं है, और खेत ढालू है, और आपने जून में मई में जाकर के गर्मियों की गहरी जुताई कर दी। 26 जून को, 28 जून को, 2 जुलाई को अच्छी बारिश हो जाती है, 50-60 मिलीमीटर पहले दिन की बारिश हुई, 50-60 मिलीमीटर रात का वक्त था, बारिश हो गई। तो चूंकि ट्रैक्टर से जुताई होती है तो जमीन के नीचे हार्ड लेयर है, पानी सीपेज होके नीचे नहीं जाता है, पानी बहता है और मेड़ नहीं है। तो आपने जो जुताई की, मिट्टी को उखाड़ दिया, खोल दिया, तो अब रनाब जब पानी बहेगा तो पानी बहते पानी में सबसे हल्की चीज जो होती वही बहती है। तो हल्की चीज इसमें क्या है? इसमें जो ह्यूमस था, इसमें जो कार्बन था वही बहेगा। मिट्टी कम बहेगी, कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस, जीवांश कार्बन ज़्यादा बहेगा। तो आपने तो सपना देखा था, किसी ने बताया था कि गर्मी की जुताई करनी चाहिए, आपने गर्मी की जुताई कर दी, लेकिन आपका नुकसान हो चुका है, आप समझ नहीं पाए, आपका नुकसान हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि गर्मी की जुताई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर मेरा खेत समतल है और मेड़ नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि रनाब पानी बहने की गुंजाइश नहीं है। तो ये हमको ये चीज देखनी कि गर्मी की जुताई की जाए कि ना की जाए। कई बार क्या होता है कि कहीं शकरकंद का, आलू का प्रचलन आया कि साहब उन्होंने आलू बहुत अच्छी कर ली, उनकी 1 एकड़ में 300 कुंटल आलू हो गई। अब देखा देखी एक किसान की मिट्टी काली है, उसने अगले साल आलू का प्लान बना लिया। काली मिट्टी में आलू नहीं होगी, क्योंकि आलू का कंद जब फैलेगा, बढ़ेगा, तो ब्लैक सॉइल को नहीं ढकेल पाएगा। तो आलू हमेशा जो है दोमट या बलुई मिट्टी में अच्छी होगी। ये प्लान की बात कर रहा हूं। आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.2 है और आपने गेहूं बोया है और बाजार से बीज लाए हो अच्छा वाला कि बाबूजी कौन सा अच्छा बीज है, उसने कहा ये वाला ले जाओ, इसकी पैदावार कम से कम 65 कुंटल होगी। 1 हेक्टेयर जमीन है, तो आप क्या मान करके लाए कि 1 हेक्टेयर जमीन है, 65 कुंटल इसकी उपज है, 65 कुंटल वाला बीज ले चलेंगे तो 65 कुंटल होगा। जमीन में ह्यूमस 0.2% है, तो ये जमीन गेहूं को नहीं पाल पाएगी। और आप जब फसल काटोगे तो आपको 25, 28, 30 कुंटल ही मिलेगा गेहूं। आपने वो सोचा था कि 65 कुंटल की ले जा रहा हूं तो 65 कुंटल, 60 कुंटल, 55 कुंटल मिलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक है ना? मेरा मतलब ये है कि हमको आज की तारीख में प्रॉफिटेबल खेती करनी, ऐसी खेती जिसमें लागत कम से कम लगे और मुनाफा बढ़ जाए। जब ये बात सोचते हैं कि लागत कम लगे, मुनाफा बढ़े, तो एक बार मित्र, क्योंकि देखना आप, खेती का सारा दारो मदार किस पर निर्भर करता है? इस मां पर। इसको क्या कहते हैं? धरती मां बोलते हैं। ये मां है। हम पिछले हजारों, करोड़ों, लाखों साल से हमारे पूर्वज इसी भूमि के टुकड़े पर खेती करते आए हैं। और आज के 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले मेरे पूर्वज इस माँ को माँ मानते थे, माँ की मेड़ बनाते थे, इस मेड़ों पर पेड़ लगे होते थे और गर्मी की जुताई वो करते थे हल से। बैल होते थे, हल से जुताई करते थे। तो वो हमारे पूर्वज जो है इसको माँ समझते थे और माँ जैसा इसके साथ व्यवहार करते थे। लेकिन आज क्या हुआ?
जब से टेक्नोलॉजी आई ना, मैकेनाइजेशन, रासायनिक उर्वरक, पेस्टिसाइड, नई नई टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का नशा इस कदर हमारे दिमाग में छाया कि हम मां को भूल गए। मां को भूलने के बाद खेती करते हैं। खेती में ढेर सारे प्लान बनाएंगे कि ये फसल बोएंगे, ये वैरायटी बोएंगे, इस कंपनी की डीएपी डालेंगे, इस कंपनी का इंसेक्टिसाइड खरीद के लाएंगे, ये बायो फर्टिलाइजर डालेंगे। सारे प्लान तो बना लेते हैं बिना मां के पूछे। आप कोई काम निर्णय लेने जा रहे हो, दारोमदार इस मां पर है। इससे आप सलाह ही नहीं ले रहे हो कि हे मां, तेरे ऊपर मैं गन्ने की खेती करना चाहता हूं, बोल ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा मां से पूछोगे तो मां कहेगी बेटा तुम तो देख ही रहे हो ना, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं तू मेरे ऊपर जो गन्ना बोएगा मैं उसको 10 फुट का कर सकूं, और 10 फुट का जब मैं नहीं कर पाऊंगी तब तो मेरे ऊपर अत्याचार करोगे, क्योंकि तुमने गन्ना बोया है इस लालच से कि मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए, और इतना प्रोडक्शन जब नहीं मिलेगा तो तुम नाना प्रकार की छेड़छाड़ करोगे हमारे ऊपर, उससे मैं और कमजोर हो जाऊंगी। अभी हम यही कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 1 चीज कि हमको मां से पूछना है, मां को जानना है कि मां की तबीयत कैसी है, मां का स्वास्थ्य कैसा है, मां के ऊपर कितना लोड डाला जाए, कितना ना डाला जाए, कौन सी फसल बोना उचित रहेगा, कौन सी फसल बोना अनुचित रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो मां है, मां की परिभाषा क्या है। जैसे जब इसको मैं मां बोलता हूं, धरती माता, और इसके ऊपर जानते हो, इसके ऊपर दारोमदार, जैसे आप तो अपने लिए गन्ना बोना चाहते हो, अपने लिए गेहूं बोना चाहते हो, अपने लिए चना बोना चाहते हो, अपने लिए टमाटर बोना चाहते हो कि इतना फायदा मिल जाएगा। मनुष्य जब खेती कर रहा है तो केवल अपने लिए कर रहा है कि हमको इतना फायदा मिल जाएगा, हमको इतनी उपज मिल जाएगी। इस मां की पीड़ा पूछो, इसके ऊपर धरती में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं ना, इसको निर्देश मिला है परमात्मा का। परमात्मा का निर्देश है इसको कि तुम्हें केवल मनुष्य का ख्याल नहीं रखना, धरती के सभी प्राणियों का ख्याल रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप बोते हो गेहूं, आप अगर गेहूं नहीं बोगे तो खेत में गेहूं नहीं उगेगा, लेकिन तब भी खरपतवार उगेंगे। आप कुछ ना भी बोएंगे तब भी मां कुछ बोएगी। किसके लिए? बहुत सारे जीव जंतु हैं उनके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि इसके ऊपर धरती में रहने वाले समस्त जीव जंतुओं के लालन पालन का भार है। ये मां है, ये सब बच्चों की मां है, केवल इंसान की मां नहीं है। भैंस क्या खाएगी, गाय क्या खाएगी, बकरी क्या खाएगी, खरगोश क्या खाएगा, हिरण क्या खाएगा, केचुआ क्या खाएगा, मधुमक्खी कहाँ बैठेगी, तितली कहाँ मंडराएगी, चिड़िया क्या खाएगी। तो ये सब का भार इसके ऊपर है। तो इसकी पीड़ा को मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता हूं। मैं अपनी फसल बोता हूं और जब खरपतवार जमते हैं तो मैं लेके दवाई बीडीसाइड पहुंच जाता हूं। अब आपने इसने उगाया था, आपने अपने लिए फसल बोई थी, उसको भी ग्रो कराएगी, लेकिन इसके ऊपर चूंकि दूसरे जीव जंतुओं के भी लालन पालन का भार है तो उनको भी देखेगी, फिर कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल रखेगी। लेकिन आप क्या सोचते हो, ये खरपतवार हैं, वीडीसाइड लो, सबको मार दो, सबको मार दो। उस समय रोती है, बिलखती है और क्या कहती है, परमात्मा से कहती है कि हे परमपिता, मैं असहाय हो चुकी हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं सबके लिए कुछ करना चाहता हूं,
चाहती हूँ, सबके लिए करना चाहती हूँ, लेकिन ये इंसान आज की तारीख में हमको सबके लिए कुछ करने नहीं देता। इसको केवल अपनी फिक्र है। तो मनुष्य के लिए एक वेद मंत्र है, एक सनातन संस्कृति में सनातन कृषि पद्धति का वेद मंत्र है कि किसान को सोचना है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमपिता, हे माँ, मैं एक ही वचन चाहता हूँ कि इस संसार में, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। और मेरे पूर्वज कहते थे, दाने दाने पर लिखा है, हमारे बाबा कहते थे, हमारे पिताजी ऐसा कहते थे, और हमने सुना है उनके मुंह से। और वो तो यहां तक कहते थे, राम की चिरैया राम का खेत, खाओ चिरैया भर भर पेट। वो तो यहां तक कहते थे। लेकिन हमने क्या किया, आधुनिक इस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि नहीं, इल्ली अगर लग जाएगी तो 10% फसल की क्षति होगी, इल्ली को मार दो, माहू को मार दो, दीमक को मार दो, नीलगाय को मार दो। एक चीज समझना, खेती का दारोमदार प्रकृति के वैभव पर निर्भर है। ध्यान रखना, प्रकृति के वैभव का मतलब होता है धरती की उर्वर कोख, धरती के ऊपर हरे भरे वृक्ष, वृक्षों पर विचरण करने वाले नभचर, गांव में जलाशय है, जलाशय में रहने वाले जलचर, और जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के थलचर। अगर सभी लोग निरोगी हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी की संख्या प्रचुर मात्रा में है, तो आपका जीवन आनंद में गुजरेगा। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, केवल हम ही रहेंगे धरती पे। यही कारण है कि 17वीं शताब्दी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आप लोग नज़र डाल लेना अपने अपने घरों में, और आपको कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा, तो अपने पिताजी से पूछ लेना। हर व्यक्ति के घर में 2-3 किलो चांदी थी, आज के ठीक 70 साल पहले। और हर व्यक्ति के घर में 10, 5, 15, 20 तोला सोना था। कहाँ गया वो चांदी, कहाँ गई वो सोना? सब हमारी बेवकूफ़ी की वजह से वो बिक गई। सारा सोना चांदी बिक गया और हम पे बैंक का कर्जा चढ़ गया। आप दिन रात मेहनत करते हो, खेती करते हो, खेती करने के बाद अगर हंस रहिए कि आप कर्जदार हो। अगर देश का किसान कर्जदार है इतना परिश्रम करने के बाद, तो उसको सोचना पड़ेगा मैं कर्जदार क्यों हूं। इतनी मेहनत करने के बाद 1 हेक्टेयर जमीन है आपकी, इस जमीन की आज की तारीख में कीमत 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए की आपकी पूंजी फंसी हुई है। और उसके बाद इसमें गेहूं पैदा करते हो, गेहूं होता है 30 कुंटल। लागत अगर निकाल देते हो तो 20 कुंटल के बराबर की तो लागत निकल गई। अब 10 कुंटल बचा, 5 कुंटल खा लोगे, और 5 कुंटल का 12-14 हज़ार जो बेच के मिला, बस वो आपके हाथ में है। अब 5 मेंबर हैं परिवार में, और साल भर पड़ा है, 365 दिन का वक्त है, रुपए हैं 15,000, 20,000। इसीलिए किसान कर्जदार है, क्योंकि हमने अपनी खेती का प्लान सही नहीं बनाया। और ये माँ, जानते हो माँ की हैसियत कितनी है देने की? माँ आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर सकती है अगर आप माँ को ध्यान दें तो, माँ की सुने तो। अद्भुत क्षमता है इसमें। और क्षमता कितनी है देखिए आप, अगर ये माँ है सही से। माँ का मतलब क्या हुआ? देखिए माँ का मतलब क्या होता है। इसकी मेड़ है, खेत की मेड़बंदी है। पहली शर्त क्या है माँ की परिभाषा? इसकी मेड़बंदी, खेत की मेड़ें दुरुस्त हैं
तो देखिए क्या घटना घट रही है। अगर खेत की मेड़ दुरुस्त हैं तो बारिश का जब पानी बरसेगा तो आपके खेत में पानी रुकेगा, और जब पानी रुकता है तब खेत बनता है। माइक्रोबियल, आगे जो जीवामृत की कहानी बताऊंगा, जिस किसान के खेत में पानी नहीं रुकता, बह जाता है, और वो किसान खरीफ में जीवामृत नहीं डालता है, रबी में जब गेहूं बोता है तो जीवामृत कहीं से सुन रखा है, जीवामृत बना के डालता है, तो जीवामृत में जो जीवाणु आपने ज़मीन में भेजे हैं वो जीवाणु वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। खेत में जितना भी रॉ मटेरियल पड़ा है, वर्षा ऋतु में जितना ह्यूमस बना सकते हैं वो वर्षा ऋतु में ही बनाएंगे। रबी के सीजन में ह्यूमस बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है, तो आप बेशक जीवामृत डालाए हो लेकिन वो जीवाणु अभी फंक्शन में पूरी तरीके से होते नहीं हैं। ठीक है ना? तो खेत की मेड़ बनानी है ताकि बरसात का पानी रुके, और बरसात का पानी जब रुकेगा तो बरसात में जो नाइट्रोजन गिरी है खेत में, वो भी नाइट्रोजन खेत को 20 किलो, 15 किलो, 25 किलो, 30 किलो जितनी भी मिलनी है वो नाइट्रोजन मिलेगी। तो जिस किसान ने खेत की मेड़ बना ली है, बरसात का पानी रुक गया है, ये समझ लीजिए कि रबी में जब वो फसल बोने जा रहा है गेहूं, तो जो यूरिया की ज़रूरत थी उसको 120 किलोग्राम की, वो यूरिया की ज़रूरत जो है ना 80 किलोग्राम की रह जाएगी, 40 किलो यूरिया बच जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि जो किसान इसमें 7 पानी लगा करके गेहूं पैदा कर रहा था, उसका 1 या 2 पानी भी बच जाएगा। साथ ही साथ भूगर्भ जल स्तर, जमीन का जो भूगर्भ जल है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ये जिम्मेदारी तो सबकी है, अन्यथा अगर सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे देश के, तो मेरा तो खुल्लम खुल्ला है कि 15-20 साल की ज़िंदगी और बची है। अगला विश्व युद्ध आपने कई बार सुना, अगला विश्व युद्ध पानी को लेके हो सकता है, क्योंकि मेरी नीयत में आज देश का कोई किसान मेड़ बना करके पानी तो बचा नहीं रहा है, बल्कि नए नए ट्यूबवेल लगा करके पानी को दोहन कर रहा है। तो पहली शर्त है माँ की मेड़बंदी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, चूंकि इसको माँ शब्द बोलते हैं, तो माँ का मतलब ये कुछ थोड़ी इसको नंगा कर दोगे। तो मेड़ों पर वृक्ष होने चाहिए। वृक्ष जब लगाएंगे मेड़ों पर, कोशिश ये होगी कम से कम 20%। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। मतलब ये हुआ कि 2,000 स्क्वायर मीटर जमीन हमारी ऐसी हो जाए जहां धूप ना आए। पेड़ इतने डेवलप हो गए हैं कि 20% एरिया में धूप ही नहीं आती। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि साहब तो फिर 20% यानी आधा एकड़ ज़मीन में मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। पेड़ क्या खेत, वृक्ष जो है, वृक्ष क्या फसल नहीं है? वृक्ष अपने आप में एक उत्पादन देने वाली फसल है। लेकिन हम ये सोचते हैं गेहूं का नुकसान हो रहा है, चने का नुकसान हो रहा है, चना इतने में और हो जाता। तो ये चना गेहूं का अधिक उत्पादन का लालच हमारी ज़मीन को खराब कर रहा है। इसीलिए तो आपको 30 कुंटल मिल रहा है। कितना? अगर देखिए आप इस खेत में अगर ह्यूमस की मात्रा 0.3% है और आप 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की क्षमता का गेहूं बोते हो, तो कितना मिलता है आपको? 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। कितना मिलता है? 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और आप देख लेना, खेत की मेड़ हो गई, मेड़ पर पेड़ हो गए, तो जमीन हमारी आधा एकड़ कम हो गई है। लेकिन जिस दिन पेड़ सरवाइव कर जाएंगे, जमीन कम होने के बावजूद आधा एकड़, यहां गेहूं आपको 35 कुंटल मिलेगा। यानी कि प्रोडक्टिविटी हमारी, जमीन घटी है।
जमीन में खेती का एरिया कम हुआ है लेकिन प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ गई है। तो कितना अच्छा रहा कि आधा एकड़ में यूरिया डीएपी नहीं देना पड़ा, आधा एकड़ में पानी नहीं लगाना पड़ा, आधा एकड़ की जुताई नहीं करनी पड़ी और 5 कुंटल गेहूं फिर भी ज़्यादा मिल गया। ठीक है ना। तो ये वृक्ष लगाने, और वृक्ष जब लगाने की बात आएगी तो कौन कौन से वृक्ष लगाएंगे, कौन कौन से वृक्ष लगाएंगे? देखिए आप, ये जो वृक्ष है, वृक्ष का मैंने पहले बोला माँ की जिम्मेदारी है कि सभी जीव जंतुओं को पालना है, और मनुष्य के लिए कहा किसान का धर्म है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो वृक्ष अपने लिए नहीं लगाना केवल, चूंकि मैंने कहा बायोडाइवर्सिटी भी ठीक करनी है, जैव विविधता, चिड़ियाँ भी बनी रहें, तितली भी बनी रहे, मधुमक्खी भी बनी रहे, गिलहरियाँ भी बनी रहें। तो कब बनी रहेंगी ये जीव, कब रहेंगे? जब इनको 365 दिन का भोजन। अगर किसी किसान ने आम का बगीचा लगा दिया है तो आम के बगीचे में क्या होने वाला है? आम तो बौर आएगी फरवरी में, आम पकेगा जून में, तो 3 महीना आमियाँ, फिर आम इतने दिन, 3 महीना तक वो छोटी अमियाँ, फिर बड़ी अमियाँ, फिर आम। और यहाँ भी आप रखाओगे, चिड़ियों को खाने नहीं दोगे तो चिड़ियाँ क्यों आएंगी? इसलिए जब वृक्षारोपण होगा तो जानते हो काहे का? 2 पेड़ पीपल के होंगे, 1 पेड़ महुए का होगा, 1 पेड़ जामुन का होगा, 2 पेड़ नीम के होंगे, सागौन के होंगे, गूलर के होंगे, पाकड़ के होंगे, पीपल के होंगे, और आम भी होगा, कटहल भी होगा, आंवला भी होगा। डिफरेंट टाइप के, बायोडाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप के वृक्ष। जब डिफरेंट टाइप के वृक्ष होंगे तब आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। 2 पेड़ महुआ के अगर होंगे तो जानते हो क्या होगा? एक महुए के पेड़ से 60, 70, 80 किलो महुआ अगर 10-12 साल का अच्छा पेड़ हो गया है तो 60, 70, 80 किलो महुआ मिलेगा सूखा, और 2 महुआ है तो 1.25 कुंटल महुआ मिल गया आपको। अब अगर अकाल भी पड़ जाएगा, अकाल भी पड़ जाएगा और 1.5 कुंटल महुआ अगर घर में है तो आपके घर में अकाल नहीं है, क्योंकि महुआ खा करके हम जिंदा रह सकते हैं। आपकी चारपाई टूट गई है, शीशम का पेड़ है, बांस की कोठी है, तो आपकी घर गृहस्थी में कितनी चीज़ें चाहिए लकड़ी की? कभी कुर्सी टूट गई, कभी चारपाई टूट गई, कभी तखत टूट गया, तो आपके पास लकड़ी है। अन्यथा एक तखत अच्छा बनवाने चले जाओ तो 5,000 रुपये लगेंगे। अभी एक चारपाई की पाटी टूट जाए ना तो 150 रुपया की मिलती है। तो हम अपनी खेती का मतलब है कि किसान अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को कैसे पूरा करे। जो मैंने बताया, कृषि का नियोजन का मतलब है कि मेरे परिवार की समस्त ज़रूरतें इस खेती से पूरी करनी है हमको। ठीक है ना। तो एक तो मेड़बंदी हो गई, दूसरा हो गया वृक्ष, तीसरी चीज क्या है? पशुपालन। आप देखना, जो किसान गेहूं बोता है 1 हेक्टेयर में, और बाई चांस उसने गाय बैल भैंस सब बेच दिया है और उसका खेत सड़क से बहुत दूर है, यानी सड़कों के किनारे तो भूसे का अच्छा रेट मिल जाता है क्योंकि तुरंत लोड होता है और चला जाता है। जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकता, ट्रक नहीं पहुंच सकता, उसका भूसा भी बहुत सस्ता बिकता है ना। तो जिस किसान के पास पशु नहीं है वो किसान इस भूसे के साथ क्या करता है? जला देता है या बेच देता है। सड़क के किनारे है, रेट ठीक मिल गया तो बेच दिया। पशु नहीं है तो भूसा जला देंगे या भूसा बेच देंगे। अब प्रश्न आता है कि मैं धरती माँ को, माँ की उर्वरता को, माँ के स्वास्थ्य को ठीक करना चाहता हूँ, और जब आप भूसा बेच देंगे या जला देंगे तो माँ कैसे स्वस्थ होगी, यानी माँ में ह्यूमस कैसे बढ़ेगा।
लेकिन अगर पशु हैं तो ये भूसा पशु खाएंगे। और मैं मानता हूँ यार कि आपकी भैंसिया दूध कम देती, 3 लीटर देती है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन इस खेत से जो 25 कुंटल भूसा मिला था, 25 कुंटल भूसा भैंस खाएगी, गोबर 25 कुंटल मिलेगा और 3 लीटर भी दूध देती तो क्या बुरा है। आपके भोजन की रौनक बढ़ाएगा वो दूध। आप ना बेचें, बेचना चाहते हैं तो 150 रुपया पर डे पर बेचेंगे, और नहीं बेचेंगे तो खा करके अपनी माँ की भी सेहत बन रही है और हमारी भी सेहत बन रही है। और अगर पशु नहीं है तो गांव में कोई आदमी वो मेहमानों के लिए चाय बनाने के लिए बेशक आधा लीटर दूध ले लेता हो, इज्जत बचाने के लिए। मट्ठे के लिए, दूध पीने के लिए तो दूध कोई खरीदता नहीं है, खरीद सकता है। गांव का किसान 2 लीटर दूध खरीद के पीने की स्थिति में नहीं है। और गांव का मतलब है यार, जब गांव में रहते हो, खेती करते हो, मेरे घर में दूध ना हो, मेरे बच्चों के लिए अमरूद और आंवला और नींबू और करौंदा और आम ना हो। क्योंकि फिर बता दूं, आप फल भी अपने बच्चों को खरीद के नहीं खिलाते हो, वो रेयर अलग की बात है, कभी 1 दर्जन केला ले आए होगे या सीजन में 1 बार अमरूद ले आए होगे। लेकिन जब मेरे घर में है तो बच्चे खाएंगे, ठीक है ना। तो 3 चीजें हैं, मेड़बंदी, वृक्षारोपण और पशुपालन खेती का ये मॉडल है। क्यों? कल्पना करिए कि आप केवल मटर बोते हो या चना बोते हो या मसूर बोते हो इस खेत में, और जब फसल हार्वेस्टिंग पर आ रही थी, बिल्कुल मैच्योर हो गई थी, ओला गिर गया, अब आप क्या करेंगे? महुआ तो आपके पास है नहीं, दूध आपके पास है नहीं, पेड़ आपके पास है नहीं कि एक पेड़ ही बेच करके 4 कुंटल गेहूं खरीद लो। तो क्या हुआ? अभी तो पिछले साल का वो केसीसी का कर्जा जो है 35,000 बकाया है, अब इस साल कर्जा और चढ़ गया। किसान सिर्फ इसलिए कर्जदार है क्योंकि खेती का प्लान सही से नहीं बनाता है। तो आज की तारीख में मैं एक तो चीज़ ये है कि हमें कृषि का नियोजन कैसे करना है। तो नियोजन के लिए मैंने बताया कि जिस किसान की जैसी मिट्टी है, देखना पड़ेगा कि मूंगफली होगी कि आलू होगा कि टमाटर होगा। अब अगर टमाटर आपने बलुई मिट्टी में लगा दिया तो नहीं पैदा होगा, या मूंगफली काली मिट्टी में बो दी है तो नहीं पैदा होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, समतल है, स्लोप 1% है या स्लोप 3% है। तीसरा, भूगर्भ जल स्तर कैसा है। अगर नहर का कैनाल वाटर है तो कोई बात नहीं, गेहूं बोलो, ठीक है ना। जलाशय आपके यहाँ है नहीं, बोरिंग का भूगर्भ जल स्तर 150 फुट है, तो अब ये क्या कहता है, भूगर्भ जल स्तर 150 फुट का मतलब है चीख चीख के नेचर कह रही है कि मित्र गेहूं मत बोना। लेकिन हम नहीं मानते। अगर ह्यूमस जमीन में 0.2 0.3% है तो मिट्टी चीख चीख के कह रही है कि गन्ना मत बोना। अब आप कल्पना करना, इस देश में बहुत सारे लोग जीवामृत डाल करके गन्ने की खेती करते हैं, जमीन में जीवांश कार्बन 0.3 है, और उनका क्या, सोशल मीडिया में वो प्राकृतिक खेती करते हैं। हम सब प्राकृतिक खेती करते हैं। क्या प्राकृतिक है? प्राकृतिक खेती की समझ है आपको? प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करना, ताकि प्रकृति की व्यवस्था मजबूत हो, कमजोर ना होने पाए। आज की तारीख में मेरी प्रकृति का जैसा भी स्वरूप है, जैसे अगर जमीन में जीवांश कार्बन 0.3 है तो 0.4 हो जाए, घटे ना बढ़े। अगर भूगर्भ जल स्तर 150 फुट है तो 100 फुट आए, 200 फुट ना जाए। अगर खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है तो पेड़ हो, और ऐसा ना हो कि एक नीम का पेड़ बचा था उसको भी आपने काट लिया। और फिर क्या कहते हैं, हम तो साहब जैविक खेती करते हैं, गर्मियों की जुताई करते हैं। आप मन बहलाने के लिए कुछ भी करते रहो, लेकिन आपको मंजिल उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, यानी किसान। देखिए, सारी दुनिया का कारोबार
सारी दुनिया का लालन पालन कौन करता है? किसान करता है। आप अन्न ना उगाएं तो भूखों मर जाएं लोग। लेकिन आपका जो अन्न पैदा होता है, संपूर्ण अन्न के उपज में, अन्न के उपजाने में रोल किसका है? माँ का। अगर ये माँ मर गई कल को तो अभी तो ऐसा ही है कि हम माँ मरती जा रही है, माँ मरती जा रही है, तभी तो आपको ये रासायनिक उर्वरक डालने पड़ रहे हैं। नहीं, आप तो गेहूं बोआए थे, अब क्यों यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो? फिर गेहूं में पीला पीला हो गया तो फिर क्यों जिंक की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो? इसका मतलब है कि माँ की सामर्थ्य कम हो गई है। तो प्राकृतिक खेती का या कृषि का, जैविक कृषि का जो सूत्र है, वो सूत्र ये है कि हमें इस माँ की सेहत को ठीक करना है, क्योंकि माँ की सेहत जैसे ही ठीक होगी तो देखिए आप क्या होगा। अगर इस माँ की सेहत ठीक हो गई, माँ का स्वास्थ्य अगर ठीक हो गया तो देखिए आप, माँ का स्वास्थ्य ठीक होने का मतलब यह है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा 1%, जो 0.3 थी, वो 1% से अधिक ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक हो गई तो लाभ देखिए इसके क्या क्या है। अब माँ के पास इतनी सामर्थ्य है कि गन्ना बो देना, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर कुछ भी मत डालना, गन्ना 800 कुंटल देगी, क्योंकि इसके सामर्थ्य बढ़ गई है। और आगे, क्योंकि इसमें कार्बन है, तो जो गन्ना या गेहूं में 6 या 8 सिंचाई कर रहे थे, 1-2 सिंचाई में काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और कार्बन जो है एटमॉस्फेयर की नमी को भी अपने पास खींचता है। यानी गन्ना या धान की या गेहूं की फसल जो पत्तियों से पानी उड़ा रही है, इवेपोरेट कर रही है, तो एटमॉस्फेयर में यहाँ ह्यूमिडिटी चूँकि 15-20% है, और ज़मीन में पौधा अगर 8% नमी है, 8% अगर नमी ज़मीन में है, तो कोई भी फसल सूखती नहीं है, उसका काम चल जाता है। ये नमी जैसे ही 7% आती है तो उसमें धूप के समय, दोपहरी के समय पत्तियां मुरझाने लगती हैं, और ये नमी जैसे ही 6% आती है तो परमानेंट पौधा सूख जाता है। लेकिन वायुमंडल में कभी भी नमी 12% से कम होने वाली नहीं है, और अगर ज़मीन में कार्बन है, ज़मीन में अगर कार्बन है तो वायुमंडल की नमी कार्बन एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं, बिना बारिश के बारिश हो रही है। जंगलों का यही तो विज्ञान है। जंगल में किसी वनस्पति को कोई पानी देने गया है क्या? क्यों? सारी वनस्पतियां जिंदा हैं। वहां कोई खाद डालता है क्या? वहां कोई बीमारी लगती है क्या? वहां कोई कीड़ा लगता है क्या? प्रकृति की माया है, प्रकृति सब कुछ मैनेज करती है। इसीलिए मैंने कहा आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा दें, खेत में 20% एरिया में जंगल तैयार कर दें, बस पशु पाल लें। पशु इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खेत में जो उगेगा वो आप लाओगे काट करके, खाओगे, मंडी में बेचोगे, जलाओगे, भूसा या तो जलाओगे या तो फेंक दोगे या बेच दोगे। पशु होंगे तो आपकी मजबूरी है कि उसको फेंकोगे नहीं, जलाओगे नहीं, बेचोगे नहीं, तो वो चीज़ पशु खाएगा और फिर गोबर करेगा। तो गोबर भरे मन से भी डालोगे, प्रेम से नहीं भी डालोगे, तब भी खेत में डालोगे ही डालोगे। तो खेत ने जो दिया था, खेत को आपने वापस करने की प्रक्रिया, क्योंकि बैंक है ना ये,
कुछ निकालेंगे कुछ डालेंगे, कुछ निकालेंगे कुछ डालेंगे, चलता रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम निकालेंगे डालेंगे कुछ नहीं, निकाल ही तो रहे हैं। डालने के नाम पर क्या डालते हैं, 1 बोरी यूरिया 1 बोरी DAP। ये आपको खेत दे रहा 70 कुंटल, 1 हेक्टेयर की जमीन रबी में 70 कुंटल आपको शुष्क पदार्थ दिया, और आपने क्या दिया, 1 कुंटल यूरिया और DAP। तो इसको कुछ देना है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही 1% से अधिक ह्यूमस होता है तो उर्वरकों की जरूरत नहीं। ह्यूमस का मतलब है कि नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव सॉइल में हैं, तो भूमि जनित बीमारी का मतलब नहीं। खेत की मेड़ पर अगर नाना प्रकार के वृक्ष खड़े हैं तो बहुत सारी चिड़ियां हैं, फिर आपकी फसल में इंसेक्ट का कोई प्रभाव नहीं। और अगर आपके पास पशु हैं और खरपतवार उग गए हैं मटर में, चने में, गेहूं में, तो क्या करोगे, उखाड़ करके अपने पशु को। और अगर पशु नहीं है तो आप खरपतवार को उखाड़ के क्या करोगे, लेबर लगाओगे। तो लेबर बहुत लग रही है तो आप कहोगे बाबूजी 10,000 की तो लेबर ही लग जाएगी, और नहीं तो 10,000 का खाना पशुओं को मिलने वाला था। तो पशु होते तो आप खुद उखाड़ लाते, अब पशु नहीं है तो लेबर चूंकि महंगी है, तो उसके एवरेज में फिर क्या होता है, वीडीसाइड ठीक है 1200 रुपये से काम हो जाएगा। तो 1200 रुपये आपकी जेब से गए और खरपतवार मर गए, न जमीन को भोजन मिला और न इस नेचर में जो और जीव जंतु हैं उनका कोई भोजन मिला, और आपको भी क्या मिला, आपने जो खाया तो यूरिया खाई, DAP खाई, वीडीसाइड भी आपने खाया, फंजीसाइड भी आपने खाया, और खा करके क्या हुआ, हम खुद बीमार हो गए। तो मैं क्या कहता हूँ, अभी क्या है, अभी ये हमारा खेत बीमार है, ये हमारी माँ बीमार है। कौन बीमार है, हमारी माँ बीमार है। और बीमारी का लक्षण दिखता है हमको फसल में, किसमें, इस बीमारी, चूंकि खेत की बीमारी हमको नहीं दिखेगी तो इसमें जो फसल बोएंगे, जमीन की बीमारी का लक्षण फसल में परिलक्षित होगा, तो फिर मुझे चिंता होगी और इसका इलाज करूंगा, यानी यहाँ पेस्टिसाइड डालूंगा। तो अब वो पेस्टिसाइड मेरे भोजन का हिस्सा बनेगा, तो बाद में क्या होगा, हम बीमार होंगे, मनुष्य बीमार होगा, और फिर मनुष्य कहाँ चला जाएगा, अस्पताल। आपने लालच किया था कि हमको उन्नतशील खेती में टेक्निक अपना करके जो खेती करेंगे उसमें 40 कुंटल की बजाय 50 कुंटल मिलेगा। ठीक है, आपने प्रयास कर लिए, हो सकता है किसी का प्रयास सफल हो किसी का असफल हो, लेकिन इस प्रयास में एक और घटना घट गई कि मेरी माँ बीमार और हो गई, और जिसकी माँ बीमार होगी उसका बच्चा ना बीमार हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि जिसकी माँ बीमार हो उसका बच्चा स्वस्थ हो, ऐसा संभव, जिसकी माँ अस्वस्थ हो उसका बच्चा स्वस्थ हो, ये भी संभव नहीं है। जिसकी माँ गरीब हो उसका बच्चा अमीर हो, ऐसा संभव, जिसकी माँ वैभवशाली ना हो उसका बच्चा वैभवशाली हो, ऐसा संभव नहीं है। तो कृषि का नियोजन का मतलब है कि आज मेरी माँ, आज मेरी प्रकृति की जो स्थिति है उसको ध्यान में रख करके मैं खेती की योजना बनाऊंगा, और उस योजना में एक चीज़ और सम्मिलित करूंगा कि मेरी माँ का वैभव कैसे अच्छा बने, मेरी प्रकृति का स्टेटस और कैसा अच्छा हो जाए, मेरे खेत खलिहान की बायोडाइवर्सिटी कैसे मजबूत हो जाए, क्योंकि खेती का सारा दारोमदार प्रकृति के वैभव पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, आप कई बार हम क्या कहते हैं, खेती विज्ञान का विषय नहीं है, खेती अर्थशास्त्र का विषय नहीं है,
खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। कृषि दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है, दर्शन का मतलब दृश्य, दृश्य जो दिखता है आंखों से। क्या दिखता है आपको? धरती नहीं दिखती, सूरज नहीं दिखता, पानी नहीं दिखता, आकाश नहीं दिखता। आकाश ना हो आपकी फसल हो जाएगी। ये सूर्य भगवान ना निकलें आपकी फसल हो जाएगी। पानी वर्षा ना हो, वर्षा ना हो फसल हो जाएगी। नहर ना हो, जमीन के नीचे पानी ना हो, फसल हो जाएगी। चलो, चिड़िया ना हो, तितली ना हो, मधुमक्खी ना हो, केंचुआ ना हो, आपकी फसल हो जाएगी। आज की तारीख में ना तो मेरे गांव में एटमॉस्फेयर में ना तो मेंढक है, ना तितली है, ना मधुमक्खी है, ना चिड़िया है, जबकि खेती में इन सब के रोल हैं। इसीलिए कई बार देखना कि आप कोई परपरागित फसल, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बो देते हो, फसल को यूरिया डीएपी डाल दिया, फसल देखने में बहुत बेहतरीन है, फ्लावरिंग पर फसल आ गई है, आप बहुत खुश हैं कि इस साल मेरी पैदावार। लेकिन भाई साहब, तितलियां और मधुमक्खियां वहाँ बहुत कम थीं, तो परागण की क्रिया बहुत कम हुई। बाद में आप यही चिल्लाते हो कि बाबूजी पता नहीं क्या हुआ, फसल तो मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब दाना देखा, दाना था ही नहीं। क्यों? तितली नहीं थी, मधुमक्खी नहीं थी। अब तितली और मधुमक्खी को अगर वापस लाना हो तो खेत की मेड़ पर पेड़। चूंकि मधुमक्खी को भी ध्यान रखना, आप सरसों की फसल बो करके सोचो कि मधुमक्खियाँ आएंगी तो कहाँ से आएंगी? क्योंकि मैंने फिर बोला, जब किसी जीव को 365 दिन का इंतजाम होगा, कोई भी जीव, जैसे गांव में मजदूर है, गांव के आज सारे मजदूर चले गए ना लुधियाना बम्बई। क्यों चले गए? क्योंकि पहले जब बैल से खेती होती थी तो उनको 365 दिन काम मिलता था और मजदूरी नहीं दी जाती थी। किसी ना किसी बड़े किसान के यहाँ वो एक दो फैमिली अटैच रहती थी, साल भर उनका बेगार टालती थी। बैल को पानी पिलाना है, भैंस को चराना है, खेत से चारा लाना है, कुट्टी काटना है, हल जोतना है, पानी लगाना है, फसल काटना है, निराई गुड़ाई करना है। 365 दिन। जब 365 दिन आपके यहाँ काम मिलता था और वो पैसा नहीं मांगते थे, जब आपकी फसल कटती थी तब उनकी फैमिली को जितना चाहिए वो आप अपने उससे देते थे। तो 365 दिन गांव में था। अब आप ले आए ट्रैक्टर, अब तो पूरा काम ट्रैक्टर से होने लगा। तो ट्रैक्टर से काम जब होने लगा तो 90% काम तो मजदूरों का ट्रैक्टर ने कर दिया, लेकिन 10% काम कुछ ऐसे बचते हैं जहां ट्रैक्टर काम नहीं आता, वहां मजदूर की ज़रूरत होती है। लेकिन अब मजदूर तुम्हारे 10 दिन के काम के लिए तो अपना लुधियाना से नहीं आएगा, ठीक है ना? तो मित्र, खेती का मतलब ये है कि ज़मीन की उर्वरता कैसे बढ़े, हमारे ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी कैसे ठीक हो, हमारे ज़मीन का भूगर्भ जलस्तर कैसे ऊपर आए, और हमको रसायन कोई न डालना पड़े। मैंने आप बोला ज़मीन मजबूत होगी तो फर्टिलाइजर की ज़रूरत, ज़मीन मजबूत होगी तो रोग नहीं लगेंगे, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी तो इंसेक्ट नहीं लगेंगे, घर में अगर पशु होंगे तो खरपतवार की प्रॉब्लम नहीं आप फेस करेंगे। तो खेती कैसी हो जाएगी? जीरो बजट की खेती हो जाएगी, यानी कि लागत कम, मुनाफा ज़्यादा। और अगर इस ओर हम नहीं लौटते हैं तो क्या हो रहा है? ढेर सारा पैसा इस ज़मीन में आप जो भी बोएंगे, और माँ की महिमा देखिएगा आप, अगर ज़मीन हेल्दी है और आप इसमें चना फेंक आना,
जमीन जब स्वस्थ होती है तो भाई साहब जुताई भी मत करना और आप दाना फेंक देना, जमेगा और फसल पैदावार देगी। मैंने फिर बोला, जंगल में एक चिड़िया बीज बो देती है। जिस जामुन को आप 3 फुट गड्ढा खोद के लगाते हो पौधा, उस जामुन में फल उतने मीठे नहीं होते हैं। जंगल में वही जामुन का पौधा चिड़िया बो देती है, कोई गड्ढा नहीं है। वो पेड़ जंगल वाला आंधी तूफान से गिरता भी नहीं है, फल भी ज़्यादा होते हैं, फल मीठे भी होते हैं। और जो आपने पेड़ लगाया है वो आंधी तूफान में गिर भी जाता है, फल में वो टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट का सारा दारोमदार इस माँ से है। भोजन में आज भोजन में स्वाद नहीं है। दुनिया जानती है कि अब रोटी में, दाल में, सब्जी में, दूध में स्वाद, तो स्वाद क्यों नहीं है? तो उत्तर एक ही है कि अब ये माँ हेल्दी नहीं है। ये माँ अगर स्वस्थ होती तो इसका जो दूध था, इसका जो इसके उपहार थे जिसको मैं भोजन के रूप में यूज करता हूँ, उस पर टेस्ट होता। अगर ये माँ हेल्दी होती तो फसल की उपज मेरी हेल्दी होती, मुझे आयरन की गोली, जिंक की गोली, कैल्शियम की गोली ना खानी पड़ती। अन्यथा ये कारोबार जो है ना, फसल सुरक्षा का कारोबार और ह्यूमन हेल्थ का कारोबार, सबके कारोबार इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि माँ का कारोबार बंद है। तो किसान होने के नाते मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि अटहर है, खेती में थोड़ा सा अटहर है, लेकिन वो अटहर अगर हमने कर लिया तो फिर मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं। और अगर ये अटहर, मेड़ बनाने का अटहर मैं नहीं कर पाया, मेड़ पर पेड़ लगाने का अटहर नहीं कर पाया, एक गाय या एक भैंस पालने का अटहर मैं नहीं कर पाया, तो दुनिया में कोई ऐसा टेक्निक, कोई ऐसी सरकार, कोई ऐसा सुरमा भोपाली पैदा नहीं हुआ जो किसान को हंसा दे। आपकी ज़िंदगी में रोना ही है और आप रोएंगे ही रोएंगे। ठीक है ना? बोलो।